तो आइए दोस्तों, हम लोग जो है अब शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, यानी कैपेसिटर शुरू करने जा रहे हैं। तो कैपेसिटर हम लोग हेडिंग देते हैं कैपेसिटर। सबसे पहले समझते हैं कि कैपेसिटर है क्या। तो देखो, कैपेसिटर एक डिवाइस है, या आप कह सकते हैं कैपेसिटर जो है एक apparatus है। तो कैपेसिटर का काम क्या है, तब बोलेंगे कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है या इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। तो चलो इसका डिफिनेशन क्या लिखें, तो बोलेंगे इट इज ए डिवाइस और इट इज एन apparatus which is used to store electric field energy, ठीक ना, और इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब ध्यान से समझिए, जैसे कैपेसिटर क्या है, तो बोलेंगे एक डिवाइस है, एक apparatus है। लेकिन आप बुक में देखेंगे तो वहां कैपेसिटेंस लिखा हुआ रहता है। तो कैपेसिटेंस क्या है, तो बोलेंगे कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटी है, एबिलिटी है टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। यानी कोई बोतल है, अगर 1 लीटर का है तो बोतल जो होगा वो एक कैपेसिटर है, वो एक डिवाइस है। अब बोतल में कितना पानी आ सकता है, तो बोलेंगे 1 लीटर। तो वो उसका क्षमता है, वो उसका एबिलिटी है, वो उसका कैपेसिटी है कि एक बोतल जो है 1 लीटर का बोतल 1 लीटर पानी रख सकता है। तो यानी कैपेसिटर क्या है, तो बोलेंगे कैपेसिटर तो एक डिवाइस है, लेकिन कैपेसिटेंस क्या है, तो बोलेंगे कैपेसिटेंस जो है वो एबिलिटी है, कैपेसिटी है टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक, इतना बात तो समझ में आ गया। आखिर कैपेसिटर का यूज क्या है जी, तो हम लोग बोलेंगे देखो कैपेसिटर का यूज जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करने में होता है। और होता क्या है कि इसका यूज जो है फैन में होता है, मोटर में होता है, कैमरा फ्लैशेस में होता है, एसी में होता है। तो ये करता क्या है, तो एक्चुअली क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है और सडन जो है वो सप्लाई कर देता है। तो इसके कारण जो है वो कोई भी यंत्र को, apparatus को, फैन को, एसी को, मोटर को चालू करने में, स्टार्ट करने में ये हेल्प करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बोलेंगे देखो घर में जो हमारा बिजली आता है ना वो बहुत ज्यादा एम्पियर का करंट नहीं होता है, ठीक ना। तो जाहिर है ज्यादा से ज्यादा एम्पियर का करंट का जरूरत के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं, और कैपेसिटर जो है वो हाई करंट सप्लाई कर देता है टू स्टार्ट द apparatus। तो ठीक है, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सम डिवाइसेस रिक्वायर्स हाई करंट कितना, तो 25 एम्पियर टू 50 एम्पियर टू स्टार्ट होने के लिए इतना चाहिए। तो कैपेसिटर क्या करता है, तो कैपेसिटर क्या करता है, तो कैपेसिटर का यूज क्या है, तो बोले कैपेसिटर सप्लाई हाई इलेक्ट्रिक करंट, हाई करंट सडनली, या उसी को एट वंस भी लिखते हैं। ठीक, तो कैपेसिटर तो आप समझ गए, तो यहां तक आप लिखिए, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। तो चलिए देखिए, अब हम लोग काम करते हैं कि कैपेसिटर बनेगा किससे। तो जाहिर है वो कंडक्टर से बनेगा, और किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज देते जाएंगे, अब वो अगर चार्ज स्टोर कर रहा है तो वो कैपेसिटर का काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मेटल स्फीयर है, इसको हम चार्ज देते जा रहे हैं, तो जाहिर है जो भी चार्ज देंगे वो इसके सरफेस पे होगा, ठीक है। और अभी हम लोग जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे तो हम लोग ये भी पढ़े थे कि r डिस्टेंस पे यानी सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा,
तो सरफेस पे पोटेंशियल आया था 1/4πε0 Q बाई कैपिटल R, यही पोटेंशियल आया था। अगर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, तो 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। अब थोड़ा समझना, चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा। किसी भी कंडक्टर पे चार्ज को अगर बढ़ाएंगे तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, ठीक ना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इफ वी इंक्रीज द चार्ज ऑफ ए कंडक्टर, its potential increases। बहुत अच्छा। अब एक बात और समझो, जैसे हम लोग चार्ज को तो बढ़ा रहे हैं, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर। तो ठीक है। अब एक बात और समझिए, जैसे हम इस पर चार्ज कब तक दे सकते हैं, क्या जितना मन होगा उतना चार्ज दे देंगे, तो बोलेंगे नहीं, एक लिमिट के बाद ये चार्ज लेगा ही नहीं। एक लिमिट के बाद चार्ज क्यों नहीं लेगा, तो आप ऐसे समझिए, जैसे ये एयर है और एयर मोलेकुल जो है वो जाहिर है एयर मोलेकुल में इस तरह से अगर सोचे कि कोई भी मोलेकुल के बारे में, एयर के एक पार्टिकल के बारे में सोच रहे हैं, तो उसका पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक साथ है, यानी नॉन पोलर है। वैसे भी एयर जो है वो इंसुलेटर का काम करता है, तो एयर में चार्ज जो है वो तो मूव करता नहीं है। एयर कंडक्टर तो है नहीं कि चार्ज मूव करेगा। एयर कंडक्टर होता तो उसमें करंट फील होता। एयर इंसुलेटर है तो उसमें जो मोलेकुल है उसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज लगभग कोइंसाइड करता है, तो इसीलिए इसको नॉन पोलर बोलते हैं। लेकिन एयर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जाए तब क्या होगा, तो आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और निगेटिव चार्ज पर उसके अपोजिट लगता है। तो सोचो, पॉजिटिव चार्ज जो है अब इधर आ गया और निगेटिव चार्ज इधर आ गया। अब और इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओ तब क्या होगा, तो बोलेंगे क्या कि पॉजिटिव चार्ज और इधर शिफ्ट होगा, निगेटिव चार्ज और इधर शिफ्ट होगा, इस तरह से होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर बढ़ाएंगे तब क्या होगा, तो बोलेंगे एक समय ऐसा आएगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर भाग जाएगा, निगेटिव चार्ज इधर भाग जाएगा, और मतलब ये अपने पेरेंट एटम से डिटैच हो जाएगा। तो सोचो, तो निगेटिव चार्ज अगर फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा कि नहीं, यानी एयर भी कंडक्टर के रोल में आ जाएगा कि नहीं। तो ये हम बता क्यों रहे हैं, तो बोलेंगे देखो, अगर इस पर तुम चार्ज देते जाओगे, जाहिर है चार्ज दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत ज्यादा वैल्यू का हो गया, वैसे जानिएगा कि एयर में 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया जाए, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, तब क्या होता है कि मतलब एयर का जो मोलेकुल है वो अपने पेरेंट एटम से उसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो डिटैच होने लगता है और एयर भी कंडक्टर के रोल में आ जाता है। यानी एयर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इंसुलेटर है, लेकिन ये भी जो है कंडक्टर के रोल में आ जाता है अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाए तो देखो, अब इसी को तुम बोल दो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, कोई पूछे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो बोलेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है बिहेव्स एज कंडक्टर, ठीक ना, या एयर मोलेकुल बिहेव्स एज कंडक्टर। तो ठीक है, यानी यही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। इससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे तब कुछ नहीं होगा, एयर में कंडक्टिंग नहीं होगा, लेकिन इतना या इतना से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो एयर का जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो अपने पेरेंट एटम से डिटैच हो जाएगा। तो सोचो, अगर इसको चार्ज देते जाएंगे तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उससे ज्यादा हो गया तब क्या होगा, एयर मोलेकुल का
जो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की ओर है, रेडियली आउटवर्ड है, स्फीयर से बाहर की ओर है। तब जानते हो ना निगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में भागता है, तो निगेटिव चार्ज जो है वो इस स्फीयर पे आके शिफ्ट होगा, अब पॉजिटिव चार्ज इधर भागेगा। अब तुम इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, तो सोचो मान लो 20 कूलम चार्ज दिए हुए हैं और तुम 10 कूलम और दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा बढ़ गया कि निगेटिव चार्ज इधर से आके इस पर शिफ्ट हो गया, तो तुम जो 10 कूलम दिया उसको तो ये निगेटिव चार्ज आके न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, जाहिर है इसके चार्ज को घटा देगा। तो तुम दोगे कि 30 कूलम चार्ज हो जाए और तुम देखोगे क्या कि 25 कूलम रह गया, 22 कूलम रह गया। तो आखिर हुआ क्या? तो हुआ यही कि एयर से कुछ इलेक्ट्रॉन आ करके इसके पॉजिटिविटी को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो जाहिर है चार्ज बढ़ेगा नहीं, तुम चार्ज देते जाओगे, आइए एयर से इलेक्ट्रॉन ले करके न्यूट्रलाइज होते जाएगा और चार्ज को जो है वो अपना जितना क्षमता है उतना ही रखेगा। याद रखना ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन डिटैच होकर के इधर आ रहा है ना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज जो कि हम लोग को आगे पढ़ना भी है, ठीक। अब आखिर ये सब बता क्यों रहे हैं? तो देखिए हम तो यही कहना चाह रहे थे कि कोई भी कंडक्टर है तो उसका अपना एक एबिलिटी है, क्षमता है, उससे ज्यादा चार्ज नहीं ले सकता है। यानी एक बोतल अगर है 1 लीटर का, तो कोई पूछे कि उसका कैपेसिटी कितना है, तो बोलेंगे 1 लीटर। 1 लीटर से ज्यादा दोगे तो बोलेंगे उसका क्षमता ही नहीं है, तो 1 लीटर से ज्यादा कहाँ से लेगा। अच्छा कोई बोलेगा कि एक बोतल है वो हाफ भरा हुआ है, अब बताओ उसका एबिलिटी कितना है, कैपेसिटी कितना है, तो बोलेंगे क्या कि वो हाफ भरा हो या पूरा खाली हो या पूरा भरा हो, उसका कैपेसिटी तो 1 ही लीटर है। यानी कैपेसिटेंस जो होगा कैपेसिटर का वो फिक्स वैल्यू का होगा, वो चेंज नहीं करेगा, ठीक। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो इतना लिखिए पहले। तो देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि इफ वी इंक्रीज द चार्ज ऑफ ए कंडक्टर इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेज। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज is directly proportional to the potential of a conductor. ठीक है, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे सॉरी, तो यहाँ C लिखेंगे इनटू V। कोई पूछे C क्या है तो बोलेंगे C हो जाएगा Q बाई V। कोई पूछे C क्या है तो बोलेंगे C इज ए कांस्टेंट which is called capacitance of conductor। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो देखने से तो लग रहा है कि चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, है ना, पोटेंशियल बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस घटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो चार्ज बढ़ाओगे ना तो पोटेंशियल अपने आप बढ़ जाएगा और दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी हम लोग बोलेंगे ना कि कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है कैपेसिटेंस। तो आखिर कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करता है, तब बोलेंगे देखो अगर कंडक्टर के शेप और साइज को बढ़ा दोगे ना तो वो ज्यादा चार्ज स्टोर करने लगेगा, यानी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर करेगा। तो कहने का मतलब है कि बोलेंगे क्या कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ ए कंडक्टर and also depends on
ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग, ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा, मतलब ये 2q करोगे तो ये 2 भी अपने आप हो जाएगा, 2 से 2 कट के q बाई v रह जाएगा। तो कहने का मतलब है चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। अब हम लोग दोस्तों आगे देखना चाहते हैं कि क्या सिंगल कंडक्टर भी कैपेसिटर के रोल में आ सकता है। तब बोलेंगे देखो आ तो सकता है, सिंगल कंडक्टर भी कैपेसिटर के रोल में आ सकता है। तो देखते हैं, हेडिंग दे रहे हैं टू फाइंड। हाँ एक मिनट, और उससे पहले हम लोग यूनिट डायमेंशन के बारे में सीख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि C इज इक्वल टू क्या होता है, तो Q बाई V, तो बोलो तो यूनिट ऑफ C क्या होगा, यानी कैपेसिटेंस क्या होगा। तो बोलेंगे क्या कि ऊपर चार्ज है यानी कूलम उसका हो जाएगा, और नीचे वोल्ट है, पोटेंशियल है। तो कूलम पर वोल्ट को ही फैराड बोलते हैं या फैरेड बोलते हैं। अगर डायमेंशनल इक्वेशन की बात करें, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा ऑफ कैपेसिटर, ऑफ कैपेसिटर। तो देखो जैसे फॉर्मूला है कैपेसिटर का Q बाई V, ऊपर नीचे Q से मल्टीप्लाई कर दो तो Q इंटू V हो जाएगा। और चार्ज का जानते हो ना I इंटू T होता है, और Q इंटू V को तो वर्क बोलते हैं ना, ये तो वर्क ना है, याद करो। जैसे पोटेंशियल क्या होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क क्या हो जाएगा Q इंटू V। तो Q इंटू V वर्क है, और वर्क का डायमेंशनल इक्वेशन होता है ml स्क्वायर T माइनस 2। तो बोलो तो इसका क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे m ऊपर जाएगा m माइनस 1, l ऊपर जाएगा l पर पावर माइनस 2, t ऊपर जाएगा t पर पावर 3, ठीक ना, t ऊपर जाएगा t पर पावर, हाँ एक मिनट और, q स्क्वायर है जी, तो ये आई टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो m ऊपर जाएगा m पर पावर माइनस 1, l ऊपर जाएगा l पर पावर माइनस 2, और t ऊपर जाएगा तो t पर पावर माइनस 2 ऊपर जाके प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 है t पर पावर 2, तो ये t पर पावर 4 हो जाएगा। और देखो i पर पावर 2 है, i पर पावर 2 है, तो यही डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जो है हेडिंग दे रहे हैं टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। अब ठीक ना, यहाँ पे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर of radius r, it has given total charge q, total charge q, we have to find capacitance of this conductor, ठीक। अब ये सब लिखने की जरूरत है भी नहीं, चाहते डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन चलो मान लो इसको टोटल चार्ज Q दिए हैं, सरफेस पे जाहिर है टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब पूछा ये जा रहा है कि कैपेसिटेंस क्या होगा, तो बोलो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, तो Q बाई V, बोलो तो कितना आसान है। इस पर टोटल चार्ज कितना है, तो Q। अब पोटेंशियल क्या होगा, तो बोलेंगे अगर इसका रेडियस कैपिटल R है तो सरफेस का पोटेंशियल देखो, चाहे इनसाइड का पोटेंशियल देखो, हॉलो कंडक्टर है, हॉलो स्फीयर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई कैपिटल R होगा। देखो Q से Q कट गया, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, देख लो बढ़िया से। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
तो ये जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया है वो सिंगल कंडक्टर के लिए आया है। तो सिंगल कंडक्टर कैपेसिटर के रोल में हो सकता है, तो बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है। तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो बोलेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। तो देखो तो ये जो कैपेसिटेंस आया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, तो बोलेंगे नहीं। क्या पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, तो बोलेंगे नहीं। हाँ, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, यानी शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है। यानी बोलेंगे कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। यहाँ पे हम लोग आगे क्या बोले, तो बोलेंगे क्या कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन, फिर से वही बात बोलना चाह रहे हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। तो किस पे डिपेंड कर रहा था, देखो ना, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है ना। तो सोचो तो अगर वैक्यूम ना होकर के कोई और मीडियम होता तो बोलते कि जाहिर है मीडियम चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज करेगा। यानी बोलेंगे क्या कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ ए कंडक्टर। और क्या, तो बोलेंगे ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग भी लिखो। ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग यानी किस तरह से रखे हो। एंड तो बोलेंगे कि also it depends on मतलब समझ रहे हो ना। also it depends on the medium where it placed उस जगह का मीडियम कैसा है। तो ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो देखिए दोस्तों, हम लोग अभी सीखे कि सिंगल कंडक्टर भी कैपेसिटर के रोल में आ सकता है और उसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक 2 मिली फैराड का कैपेसिटर बनाना चाहते हैं सिंगल कंडक्टर के हेल्प से। मतलब समझ लो, अगर हम 1 फैराड बोल रहे हैं ना तो वो बहुत बड़ा है वैल्यू, कैपेसिटेंस का वैल्यू बहुत बड़ा है। तो इसीलिए जब भी कैपेसिटेंस का वैल्यू बुक में लिखे हुए देखेंगे तो उसमें 1 मिली फैराड, 1 माइक्रो फैराड, 1 नैनो फैराड, मतलब समझ लीजिए 1 नैनो फैराड हो गया, 1 पिको फैराड हो गया, 1 माइक्रो फैराड हो गया, 1 मिली फैराड हो गया, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। यानी 1 × 10⁻⁹ फैराड, 1 × 10⁻⁻12 फैराड, 1 × 10⁻⁻6 फैराड। समझ रहे हो ना, ये हो गया 1 मिली, तो 1 × 10⁻³ फैराड। तो इस तरह से मतलब कि लिखा हुआ मिलेगा। तो इसको भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर whose capacitance is 2 मिली फैराड। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब इसको कैसे बनाएं, तो बोलेंगे क्या, यह स्फेरिकल कंडक्टर है भाई, ठीक, और स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस क्या होगा यही पूछा गया है। इस पर मान लो चार्ज Q दिए हैं और इसको एक कैपेसिटर के रोल में लाए हैं। तो बोलो तो कैपेसिटेंस क्या होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो बोलिए तो R क्या हो जाएगा, तो C डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना हो जाएगा R का वैल्यू। तो बोलो तो R क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे R का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो 9 × 10⁻⁹। और C का वैल्यू कितना है, तो 2 × 10⁻⁻3। तो देखो तो ये कितना हो गया, तो बोलेंगे 18 × 10⁻⁻6 मीटर। इसको जरा किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो रेडियस का वैल्यू आ गया 18 ध्यान से देखिए 18 × 10⁻³
ठीक ना, 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो ये 10⁻⁻3। एक मिनट, यहाँ माइनस क्यों लिख रहे हैं? 10⁹ में से 10⁻³ जाएगा तो 10⁶ बचेगा, और 10⁻³ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना बच जाएगा? तो 10⁻³ मतलब ये हो गया 18,000 किलोमीटर। थोड़ा सोचो तो, एक हम लोग कैपेसिटर बना रहे हैं सिंगल कंडक्टर के हेल्प से, स्फेरिकल कंडक्टर के हेल्प से, और 2 मिली फैराड कैपेसिटेंस के लिए हमको कितना बड़ा कैपेसिटर चाहिए, कितना बड़ा हमको स्फेयर चाहिए? तो 18,000 किलोमीटर रेडियस का स्फेयर चाहिए। याद रखिए अर्थ का रेडियस कितना होता है? तो 6400 किलोमीटर। इससे भी लगभग 3 गुना, मतलब 2.5 से 3 गुना बड़ा रेडियस का, अर्थ से भी लगभग 2 से 2.5 गुना, 2.5-3 गुना ज्यादा रेडियस का हमको एक कंडक्टर लेना पड़ेगा सिर्फ 2 मिली फैराड के कैपेसिटर बनाने के लिए। 2 मिली फैराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बनाने के लिए हमको लगभग अर्थ के रेडियस से 2.5 गुना से 3 गुना ज्यादा बड़ा रेडियस का एक स्फीयर लेना पड़ेगा। तो बोलेंगे देखो ये फॉर्मूला तो सही है कि सिंगल कंडक्टर के लिए 4πε0r होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि सिंगल कंडक्टर के हेल्प से हम क्या बना दें? कैपेसिटर बना दें। तो बोलेंगे यहाँ पे साइड में कि इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, थ्योरेटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग जेन्युइन आते हैं कि आखिर कैपेसिटर कहेंगे किसको, कैपेसिटर कैसा होगा। तो याद रखिए बुक में भी आप देखे होंगे कि जनरली जो है कैपेसिटर में 2 कंडक्टर रहता है, 2 कंडक्टर रहता है। तो ठीक है, यानी अब हम लोग हेडिंग देंगे कि कैपेसिटर क्या होता है। तो पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद लिख भी लेंगे, ठीक ना। जैसे कैपेसिटर में 2 कंडक्टर होगा, यानी बोलेंगे इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर, ठीक ना, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर। चलो ऐसा करो, पहले समझा देते हैं। एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है, और क्या होता है कि दोनों कंडक्टर को हम लोग वेरी स्मॉल गैप पे रखते हैं। अब स्मॉल गैप पे रखने से क्या होता है, तो जितना कम गैप में रखेंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है। एक कंडक्टर को जितना पॉजिटिव चार्ज देंगे दूसरे को उतना ही अमाउंट में निगेटिव चार्ज देंगे, ठीक। इसको जो गैप पे रखे हैं वो डी गैप है। डी जो है वो वेरी लेस देन होता है इसके शेप और साइज के कंपैरिजन में। अच्छी बात है। अब जो है कोई आपसे पूछेगा कि अगर हमको कैपेसिटेंस निकालना है तो क्या करना होगा, तो बोलेंगे वो तो फॉर्मूला होता है Q/V। लेकिन जब 2 कंडक्टर ले रहे हैं तब फॉर्मूला क्या लिखें, तो बोलेंगे Q/V पॉजिटिव माइनस V निगेटिव। अब समझिएगा, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस निगेटिव पॉइंट का पोटेंशियल, निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स, यही पोटेंशियल यहां लेना पड़ेगा। अब Q क्या है, तो बोलेंगे चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट, यानी पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज आप दिए हैं उसी को चार्ज ऑफ कैपेसिटर बोलेंगे, यानी यहाँ पे प्लस Q को ही बोलेंगे चार्ज ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑफ कैपेसिटर। और पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल को ही पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर बोलेंगे। ये हो गया पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड निगेटिव प्लेट, लेकिन जो C = Q/V लिखते हैं तो V जो है यानी पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इसको बोलेंगे, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें? तो बिल्कुल नहीं। कैपेसिटेंस निकालना होगा तो Q/V करेंगे, 2 प्लेट लेंगे और दोनों प्लेट जो है ना, अच्छा एक बात और, कोई बोलेगा क्या जरूरी है कि एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज देंगे उतना ही दूसरे पर निगेटिव चार्ज देंगे, तो बोलेंगे नहीं, कोई जरूरी नहीं है।
आप ये भी कह सकते हैं कि इस पर ज्यादा चार्ज दे दिए, इस पे कम चार्ज दे दिए, एक पे ज्यादा चार्ज है, एक पे कम चार्ज है, तो क्या वो कैपेसिटर के रोल में नहीं है? तो बोलेंगे वो भी कैपेसिटर के रोल में है। लेकिन आइडियल कैपेसिटर का बात करेंगे तो एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे पे उतना ही अमाउंट में निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब जो है कैपेसिटर के बारे में हम लिखने जा रहे हैं। बोलेंगे इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर placed very close to each other, placed very close to each other. One of the plate has given positive charge यानी प्लस Q, and another has given equal amount of negative charge यानी माइनस Q। ठीक है, the charge of positive plate is called charge of capacitor, and the potential difference between positive and negative plate is called potential of capacitor। तो देखो, जो बात बोले थे वो लिख भी दिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग बोलेंगे क्या कि यही है मेरा पॉजिटिव प्लेट, इसको प्लस Q चार्ज दिए हैं, और यही है मेरा निगेटिव प्लेट, इसको निगेटिव चार्ज दिए हैं। इन दोनों के बीच का गैप ये D है। अगर आपसे पूछा जाए कि C क्या होगा, तो Q डिवाइडेड बाई V पॉजिटिव माइनस V निगेटिव होगा। कोई पूछे Q क्या है, तो चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट, यानी चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट देखना होगा। अगर चार्ज देखना होगा तो चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट देखना होगा। अब V पॉजिटिव माइनस V निगेटिव क्या है, तो बोलेंगे यही V है, यानी पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर है, है। ठीक है, ये तो हम पहले भी समझा चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर इसका सिंबल कैसा होगा, यानी सिंबल ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का सिंबल कैसा होगा, तो याद रखेंगे, देखो यहाँ पे बना देते हैं, जैसे एक लाइन खींच के ऐसे ड्रॉ कर दिए, तो यही हो गया कैपेसिटर का सिंबल। किसी बुक में क्या करता है कि वो कुछ बेंड कर देता है इस तरह से, और ये ऐसे कर देता है, तो ये भी कैपेसिटर का ही सिंबल है। अब देखिए, किसी बुक में ऐसा बनाया हुआ रहता है, इस तरह से दो लाइन खींच दिया और इसको ऐसे कर दिया, तो ये हो गया वेरिएबल कैपेसिटर। ये हो गया वेरिएबल कैपेसिटर, मतलब इसका जो कैपेसिटेंस है उसके वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। ये सब कैपेसिटर का सिंबल है। तो उम्मीद है यूनिट डायमेंशन तो पहले ही बता चुके हैं, तो यहाँ तक आप लिखिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जो है ना वो हेडिंग दे रहे हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। देखो, वैसे एनसीईआरटी में बात करेंगे तो उसमें सिर्फ
एक ही कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। देखिए अगर बात करें कि कैपेसिटर का कितना टाइप होता है, तो वैसे तो इनफाइनाइट टाइप का कैपेसिटर बनाया जा सकता है, लेकिन आइडियल कैपेसिटर जो हम लोग को पढ़ने के लिए है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, तो हम लोग तीनों टाइप यहाँ लिख देते हैं। जैसे पहला है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, दूसरा है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, और तीसरा जो है वो है सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो ठीक है, हम लोग एक एक करके बारी बारी से पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। चलो इसको मिटा रहे हैं और आप फर्स्ट जो टाइप है उसके बारे में हम लिखने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बोलेंगे क्या कि इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल plates separated at a distance d, parallel plate of plate area, ऐसा करो, plate area A of one of the side, plate area A of one of the side, of one of the side, it is separated by distance d, ठीक है। अब क्या करें, तो बोलेंगे प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू one of the conductor and minus q charge is given to another conductor। तो ठीक है, यहाँ ये तो लैंग्वेज में बात लिख दी है। अब हम लोग काम करते हैं कि कैसे होगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू कैसे निकले। देखिए दोस्तों, हम लोग जो हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। एक प्लेट ऐसे है, दूसरा प्लेट जो है वो ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह से रखा हुआ है, और जाहिर है एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है। ठीक, अब देखो इस पर प्लस क्यू चार्ज देंगे और उतना ही अमाउंट में इस पर निगेटिव चार्ज देंगे। अब आप बोलिएगा कि चार्ज कैसे देंगे सर, तो देखो जैसे दो कंडक्टर है, दोनों को रब कर दिए, तो एक पर से दूसरा पर चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, और जिस पर चार्ज निगेटिव जाएगा वो निगेटिवली चार्ज, और जिससे जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज। तो ये तो हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में पढ़े ही थे। हाँ, दूसरा मेथड क्या है कि इन दोनों को जो है वो बैटरी से लगा दो। ठीक ना, इन दोनों को अगर आप बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, देखो हम एक बार बैटरी से कनेक्ट करके दिखा देते हैं। जब आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। तो बैटरी करता क्या है, बैटरी जो है ना वो चार्ज को यहाँ से खींचता है और यहाँ पहुँचाता है, चार्ज को इधर से खींचता है यहाँ तक पहुँचाता है। कोई पूछेगा अच्छा बैटरी क्या चार्ज डिलीवर करता है, तो बोलेंगे नहीं, बैटरी कोई सोर्स नहीं है चार्ज का, बैटरी कोई सोर्स नहीं है चार्ज का। ऐसा नहीं है कि बैटरी चार्ज को जो है अपने यहाँ से भेजता है, मतलब चार्ज वो रखे हुए नहीं है, चार्ज वो इस कंडक्टर से खींचता है और खींच करके इस पे पहुंचाता है। तो समझो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या करता है कि इस प्लेट के निगेटिव चार्ज को खींचता है और यहाँ पहुंचाता है, निगेटिव चार्ज को खींचता है यहाँ पहुंचाता है। यानी एक तरह से बैटरी का काम है वर्क करने का, वर्क करता है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने का वर्क करता है फोर्स लगा करके। ठीक ना, तो
बैटरी में डिटेल में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी का काम क्या है, तो बैटरी का काम है मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सॉरी केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ठीक है, वो सब तो डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर बैटरी चार्ज डिलीवर कैसे करता है। तो बैटरी एक प्लेट से चार्ज को खींचता है, दूसरे प्लेट पे भेजता है, तो इस तरह से चार्ज पहुंचता है। अब क्या बैटरी हमेशा चार्ज देते ही रहेगा, तो बोलेंगे नहीं। चार्ज कब तक दे सकता है, तो बोलेंगे बैटरी अगर 100 वोल्ट का है तो ये चार्ज कब तब तक देगा जब तक कि इस कैपेसिटर का पोटेंशियल 100 वोल्ट के इक्वल ना हो जाए। यानी बैटरी चार्ज डिलीवर तब तक करेगा जब तक कि बैटरी का पोटेंशियल और इस कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। यानी इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल और इस बैटरी का पोटेंशियल जब इक्वल हो जाएगा तब फिर चार्ज भेजना बंद हो जाएगा। तो ठीक, ये भी बात समझ गए। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है वो भी समझ गए। अब हम लोग काम करते हैं कि देखिएगा, अब हम लोग काम करते हैं कि जो चार्ज आया है इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो बार बार प्लेट ऐसा तो बनाएंगे नहीं, हम लोग प्लेट कुछ ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। देखिएगा, ये जो है प्लेट कुछ ऐसा हो, एक पर प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है। वैसे गॉस लॉ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, अगर नहीं याद है तो सीख जाइए। इस पे प्लस क्यू है तो हाफ हाफ बढ़ जाएगा, प्लस क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू। इंडक्शन के कारण माइनस क्यू बाई टू, यहाँ प्लस क्यू बाई टू। उसी तरह से अब ये माइनस क्यू इसको दिए हैं तो माइनस क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू, यहाँ इंडक्शन के कारण प्लस क्यू बाई टू, यहाँ माइनस क्यू बाई टू। तो ध्यान से देखो, तो ये इधर टोटल चार्ज कितना हो गया, 0, इधर टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। ठीक, यानी आउटसाइड में चार्ज टोटल 0 हो गया। तो टोटल चार्ज किधर रह गया, तो बोलेंगे प्लस क्यू बाई टू मिलके क्यू चार्ज, यानी इसके इनर सरफेस पे रह गया, इसके इनर सरफेस पे रह गया। याद रखना, प्लेट कुछ ऐसे है तो इसके इनर सरफेस पे चार्ज रह गया, इसके भी इनर सरफेस पे चार्ज रह गया। कोई पूछेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो याद रखेंगे इस जगह पे हो चाहे इस जगह पे, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। कैसे, तो थोड़ा सोचो, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो आप जानते हैं कि सिंगल साइड अगर चार्ज हो, यानी जो चार्ज आप दिए हैं प्लस क्यू वो इस तरफ है, जो चार्ज आप दिए हैं माइनस क्यू वो इस तरफ है, माइनस क्यू। तो ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पे सिग्मा हो गया, इस पे भी सिग्मा हो गया, तो ठीक है, सिग्मा क्या है, तो बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी है। कोई पूछेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बोलेंगे इसके कारण अगर देखोगे तो यहाँ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसको रिपेल करेगा। यानी इस सरफेस को 1 बोले, इसको 2 बोले, इसको 3 बोले, इसको 4 बोले, तो 4 और 1 के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगा। हाँ, 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा E2, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर देगा, तो जाहिर है ये अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर देगा E3। कोई पूछे E2 का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E3 का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E3 और E2 दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। वैसे ही बोलेंगे यहाँ पर, तो बोलेंगे ये जो है वो अट्रैक्ट करेगा यानी E3, ये जो है वो रिपेल करेगा यानी E2। तो बोलो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर बीच में बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो, यहाँ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखो तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा यानी E2, ये निगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो E3। तो E2 और E3 एक ही डायरेक्शन में ना हो गया, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे E2 प्लस E3। तो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और फिर से फ्रेश फिगर बना करके और इसका काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो देखो, जैसे जो भी आप चार्ज दिए हैं वो कहाँ रह गया, तो जाहिर है इसके इनर सरफेस पे रह गया, यानी इसको प्लस क्यू दिए तो वो यहाँ रह गया, ठीक। इसको माइनस क्यू दिए वो इधर रह गया, तो अच्छी बात है।
अब हम लोग को निकालना क्या है, कोई पूछेगा चार्ज ऑफ कैपेसिटर कितना है, चार्ज ऑफ कैपेसिटर कितना है, तो वो तो पता चल रहा है कि प्लस क्यू है, ठीक। लेकिन अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, हम लोग को क्या क्या का जरूरत पड़ता है कैपेसिटेंस निकालने के लिए, तो बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स क्या होगा, टू प्लेट्स। तो देखो जी, जैसे अगर आपसे सबसे पहले बात करें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो आप बोलिएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों निकाल रहे हैं सर, तो बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहीं तो फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, तो इसका प्लेट एरिया ए है, एक साइड का एरिया ए है और उस पर टोटल चार्ज क्यू है, तो बोलेंगे ना क्यू बाई ए, तो बिल्कुल बोलेंगे। अब रही बात की इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स क्या होगा, तो सोचो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा, इधर टर्मिनेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, जाहिर है यहाँ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसको ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही देगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E2 प्लस E3 होगा, और चाहे E2 लिखो चाहे E3 दोनों होगा कितना, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिल करके सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, तो Q बाई ए बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ये आ गया Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट को ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो बोलेंगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज तो कांस्टेंट है ही, एरिया ऑफ प्लेट भी कांस्टेंट है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखे, तो बोलेंगे देखो पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे पोटेंशियल बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड निगेटिव प्लेट, तो कैसे लिखें, तो बोलेंगे देखो ऐसे, अगर हम पोटेंशियल बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड निगेटिव प्लेट लिखेंगे तो E डॉट आर करेंगे, कोई पूछेगा E डॉट आर क्यों, तो बोलेंगे देखो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, ई आर, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अब पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की ओर जा भी रहे हैं तो ये cos 0 हो जाएगा, तो बोलो तो V पॉजिटिव माइनस V निगेटिव क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे E इंटू आर, आर का वैल्यू क्या है, तो बोलेंगे आर का वैल्यू तो D है, ये सेपरेशन कितना है, तो दो प्लेट के बीच का सेपरेशन D है, तो बोलो E इंटू डी हो गया क्या, तो बोलो तो पॉजिटिव प्लेट माइनस निगेटिव प्लेट कितना आ गया, तो E का वैल्यू है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट आई इंटू डी। चलो ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, तो बोलेंगे C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V पॉजिटिव माइनस V निगेटिव। अब ध्यान से देखना, अब हम लोग यहीं पे लिख रहे हैं क्योंकि लाइट यहीं पे है, तो आप जल्दी से सोच करके बताइएगा कि रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट तो आपके सामने लिखा हुआ है, वैसे हम लोग आगे लिखते हैं, बोलेंगे कैपेसिटेंस जो होगा वो Q यानी पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज देखो कितना है, तो बोलेंगे Q है, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी निकाले थे कितना था, तो पोटेंशियल डिफरेंस आया था ना V पॉजिटिव माइनस V निगेटिव E डॉट डी, E का वैल्यू कितना है, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट आई इंटू डी, यही ना था, तो चलो यहाँ पे लिख दो Q इंटू डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, देखो Q से Q कट गया तो C का वैल्यू आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। ध्यान से देखो ये ही रिजल्ट आया है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस कितना होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब सोचो कि अगर इसके बीच अगर वैक्यूम ना होकर के कोई और मीडियम होता तब क्या होता, तो सोचो तो बोलते कि फिर कैपेसिटेंस बदल जाता, यानी कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो एरिया ऑफ प्लेट यानी शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर, और किसके बीच, तो बोलेंगे सेपरेशन, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या है,
तो सेपरेशन अगर घटाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो फिर से बोलेंगे कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड, ठीक ना, डज नॉट डिपेंड ऑन Q and V, it depends on, अब देखो एक ही बार में लिख दे रहे हैं, शेप साइज, ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग, यानी आप जो हैं कैपेसिटर को किस तरह से रख रहे हैं, ठीक ना, ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग, और सेपरेशन बिटवीन देम and also medium between two plates। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसको अच्छे से आप लिखिए, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ है, फिर ये फिनिश हो। बोलेंगे क्या, इफ रिलेटिव परमिटिविटी और उसी को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, या उसी को बोलते हैं एप्सिलॉन आर, इज इन बिटवीन द टू प्लेट्स, तब जो है कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा। तब बोलेंगे देखो, जैसे हम लोग याद करो फोर्स पढ़ते थे दो चार्ज के बीच, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन पढ़ते थे ना, Q1 × Q2/r² पढ़ते थे, तब फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर पढ़ते थे ना, Q1 × Q2/r²। जब कोई और मीडियम होता था तब बोलेंगे देखो इसमें एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई हुआ है, तो चूंकि हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसी को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, उसको K से डिनोट किए हैं, तो C का वैल्यू K × एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मतलब दो प्लेट के बीच अगर मीडियम को चेंज कर दिया जाए, कोई और मीडियम होगा, तो उसके रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही हो जाएगा कैपेसिटेंस का वैल्यू। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप देखिए, फिर हम लोग अगले क्लास में स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और हम लोग उसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर दिया जाए तब क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, यही सब टॉपिक है। आज तो फर्स्ट लेक्चर है, अच्छे से पढ़िए, हम लोग आगे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।